हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के जो मिसलेनियस सवाल हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। और आज का जो ये टॉपिक है ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के पीवाईक्यू से संबंधित आज ये लास्ट टॉपिक है। ओके, आज इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी आपका ख़त्म हो जाएगा। यूपीपीएससी द्वारा जितने भी पीवाईक्यूज़ पूछे गए हैं ऑलमोस्ट हमने सबको कवर कराया है, और सिर्फ एक टॉपिक को मैंने यहाँ पे मिस किया है। मिस इन द सेंस ये है कि आईएसएफआर रिपोर्ट जो है उस रिपोर्ट को अभी मैंने कवर नहीं किया है, क्योंकि ये करंट अफेयर से संबंधित है। ये लेटेस्ट वाला भी आ गया है, लेकिन ये प्रीलिम्स से पहले इसको हम लोग एक समरी की फॉर्म में यहाँ पे मतलब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसको प्रोवाइड मैं कराऊंगा आपको। तो बेसिकली सिर्फ एक ही पॉइंट है या एक ही टॉपिक है जो आपको अभी तक नहीं पढ़ा है, मतलब बताया हूँ मैंने, वो है आपका आईएसएफआर रिपोर्ट, जो कि एफआरआई द्वारा निकाला जाता है हर 2 साल के बाद। ओके, बाकी जितने भी पीवाईक्यूज़ पूछे गए हैं उनको मैंने एक सीरीज, एक ऑर्गेनाइज तरीके से सॉल्व कराने की पूरी कोशिश किया है, और मैं अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट लगाया हूँ। जो भी मुझे पीवाईक्यूज़ में ऑप्शन में थोड़ी सी क्लैरिटी या कॉन्सेप्चुअल की कमी नज़र आई, उसको मैंने पूरा करके आपको बताने की कोशिश किया है। हर एक ऑप्शन को मैंने सॉल्व करने की कोशिश किया है, उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश किया है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज़ आपको पसंद आ रहा होगा। और बेसिकली इस सीरीज़ को लाने का मेन मकसद था कि जिनके भी पीवाईक्यूज़ या बेसिकली उनको सॉल्व करने में इंटरेस्ट नहीं आता है, तो ये सीरीज़ अगर आप देखते जाएंगे तो आपको इंटरेस्ट के साथ साथ आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते भी जाएगा, और ये जो आपके बैकलॉग हैं वो भी कवर होते जाएंगे। ओके, तो आज के सवाल को, मतलब आज के टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं, और आज के टॉपिक का जो पहला सवाल है मिसलेनियस टॉपिक का, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो आज का पहला सवाल है स्टूडेंट, सवाल कह रहा है कि विद जयपुर जंतर मंतर बीइंग ग्रांटेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस, ओके, बाय यूनेस्को, हाउ मेनी साइट्स इन इंडिया टिल अगस्त 2010 हैव बीन ग्रांटेड दिस स्टेटस। ये 2009 में सवाल पूछा गया है, और 2009 में ही लगभग आप समझिए कि एक जयपुर में एक जगह है जंतर मंतर, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मेंशन किया गया है, या उस लिस्ट में उसको नाम, उस लिस्ट में उसको जगह दिया गया। किसको? जंतर मंतर को। किसको द्वारा? तो ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस होता है या वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसको पब्लिश या रिलीज कौन करता है? तो यूनेस्को करता है। अभी आगे हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे, अभी आप सिंपली ये समझिए कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। ओके, तो जब जंतर मंतर को ऐड किया गया था तो वही पूछ रहा है कि अगस्त 2010 तक इंडिया में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स थे। ओके, तो ये बहुत पुराना सवाल है। अगर आज के कंडीशन में देखा जाए, इस सवाल को अगर हम लोग छोड़ दें तो आज की कंडीशन को, अगर आज के रेलेवेंट कंडीशन को देखा जाए तो उसके हिसाब से वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या पहले कितनी है देख लेते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ओके, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की अगर बात किया जाए, इसे हिंदी में विश्व धरोहर स्थल कहा जाता है। आज के समय में टोटल 44 है। ओके, 44। अब बेसिकली वर्ल्ड हेरिटेज साइट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक आपका कल्चरल होता है, कल्चरल, दूसरा आपका होता है नेचुरल, तीसरा आपका कैटेगरी होता है मिक्स्ड। ये 3 कैटेगरी में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को निकालता है या लिस्ट को बनाता है। ओके, तो टोटल जो 44 भारत में है आज के समय में, आज की डेट है 9 फरवरी 2026, आज तक अगर देखा जाए, आज के तारीख तक, तो टोटल इंडिया में 44 हैं, 44। ओके, इसमें 36 जो हैं वो आपका कल्चरल की कैटेगरी में है, कल्चरल। इसके अलावा 7 अगर देखा जाए तो 7 जो है आपका वो नेचुरल की कैटेगरी में आएगा, नेचुरल। ओके, और एक जो है वो आपका मिक्स्ड कैटेगरी में आएगा, मिक्स्ड। अब मिक्स्ड कैटेगरी में आने का मतलब ये है कि ये बेसिकली इसका भी कैरेक्टरिस्टिक और नेचुरल का भी कैरेक्टरिस्टिक दोनों को साथ में साझा करता हो। ओके, एग्जांपल इसका एक है कंचनजंगा नेशनल पार्क, या कंचनजंगा आप समझिए ये सिक्किम में है, वही आपकी मिक्स्ड कैटेगरी में है। ओके, ठीक है। और अगर हम लोग देखा जाए कि कल्चरल में कौन कौन सा आता है, एक बार थोड़ा सा हम लोग यहाँ ओवरव्यू देख लेते हैं कि जो 3 कैटेगरी हम लोग रिलीज, मतलब यूनेस्को जो रिलीज करता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, कल्चरल, नेचुरल और मिक्स्ड। तो कल्चरल में बेसिकली जो ह्यूमन द्वारा बनाई गई चीज़ें होती हैं ना, उसको काउंट किया जाता है या उसको रखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो जैसे कोई शहर हो गया या सिटी हो गई, इसके अलावा कोई इमारत हो गई, इमारतों की अगर हम लोग बात करें, या कोई स्मारक हो गया, ये सब कल्चरल की कैटेगरी में आएंगे। ओके,
नेचुरल की कैटेगरी में अगर बात किया जाए तो जो नेचर द्वारा बनाए हुए ऐसे स्थान जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल हों और वो इन्वायरमेंटली काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हों, ओके, तो वो सब आ जाएंगे। जैसे कोई नेशनल पार्क हो गया, ये सब चीज़ें क्या आएंगे नेचुरल की कैटेगरी में। और मिक्स्ड की कैटेगरी में इन दोनों का कंबाइंड जो होगा, यानी कहने का मतलब जो सांस्कृतिक कल्चरल और नेचुरल दोनों कारणों से महत्वपूर्ण हो, उसको हम लोग मिक्स्ड की कैटेगरी में रखते हैं, ओके। बेसिकली जो एक बेसिक इंफॉर्मेटिव फैक्चुअल नेचर के पॉइंट थे, मैंने आपको यहाँ पे कवर करने की कोशिश किया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट निकालता कौन हो, तो ये ध्यान रखिएगा, यूनेस्को इसको निकालता है। यूनेस्को का आप लोग थोड़ा सा फुल फॉर्म जानते रहिएगा, कभी एग्जाम में हो सकता है ये सवाल पूछ ले कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ओके। यूनेस्को का बेसिकली मतलब है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को का फुल फॉर्म है, ओके। ये निकालता क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो जब ये सवाल पूछा गया था उस समय 28 थे, ऑप्शन नंबर बी उस समय करेक्ट था, लेकिन ये करंट अफेयर से सवाल संबंधित है, तो आज के समय में देखा जाए तो ये इसका चारों ऑप्शन गलत है। आज के रेलेवेंस में अगर देखा जाए तो टोटल 44 हैं। जो लास्ट में सबसे ऐड किया गया है उसको भी आप लोग थोड़ा सा जानते जाइए। लेटेस्ट की अगर हम लोग बात करें, जो 44th ऐड किया गया है वो है आपका मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। ये कब बना, ऐड किया गया था, ये 2025 में ऐड किया गया था, ओके। ये लेटेस्ट वाला है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सारा पॉइंट आपको समझ में आया होगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है इस सवाल का वो ऑप्शन नंबर बी है, लेकिन ये आज के समय में रेलेवेंट नहीं है। तो आज वाला आप लेटेस्ट डेटा आप ध्यान में रखिएगा, कितना हो गया है 44, ओके। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, द रिसेंटली इंक्लूडेड बिल्डिंग इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट ऑफ यूनेस्को। यानी कहने का मतलब है सवाल 2002 में पूछा है, तो 2002 में जो लेटेस्ट में ऐड किया गया है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो बुलंद दरवाज़ा, चार मीनार, महाबोधि टेम्पल और सन टेम्पल ऑफ कोणार्क ये कहाँ पे है, तो ये उड़ीसा में है। जो ऑप्शन नंबर डी है, सन टेम्पल कहाँ पे है, तो ये उड़ीसा में है। महाबोधि टेम्पल की अगर हम लोग बात करें तो ये बोध गया बिहार में है, बोध गया ये बिहार में है, ओके। तो अगर आज के रेलेवेंस में देखा जाए ये सवाल जो पूछा गया था उस समय इसका ये करेक्ट आंसर आपका महाबोधि टेम्पल है, ओके। महाबोधि टेम्पल को कब ऐड किया गया था, तो 2002 में किया गया था। इसको सवाल भी यही पूछ रहा है कि ये 2002 का सवाल है, तो उस समय ये लेटेस्ट इंक्लूड किया गया था किसमें, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो ये इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2002 में। सन टेम्पल की अगर बात किया जाए तो सन टेम्पल जो है ये 1984 में ऐड किया गया है, ओके। बाकी ये दोनों ऐड नहीं किए गए हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी मैंने आपको बता दिया कि सन टेम्पल 1984 में ऐड किया गया है इस लिस्ट में, और महाबोधि टेम्पल जो है वो उस समय 2002 में ऐड किया गया था, जो कि ये सवाल 2002 में पूछा गया। तो उस लिहाज से देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाबोधि टेम्पल। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है स्टूडेंट कि जयपुर वॉज लिस्टेड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इन इट्स 43rd सेशन हेल्ड इन द सिटी, ओके। कहने का मतलब है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जयपुर को ऐड किया गया था। कब किया गया था, 43rd सेशन यूनेस्को के 43वें आप कह लीजिए सेशन के दौरान, जो कि ये जो सेशन हुआ कहाँ था वही सवाल पूछ रहा है। तो जब ये 43rd जो सेशन है ये हुआ था आपका बाकू कहाँ है, अजरबैजान, ओके, अजरबैजान। आप एक चीज़ मुझे बताइएगा यहाँ पे कि बाकू किस लेक के करीब या किस लेक के किनारे पे स्थित है, ओके। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, लेक कह लीजिए या किस सी के किनारे आप स्थित है, ओके। आप इस पॉइंट को कमेंट में जाके जरूर मुझे बताइएगा। ये ज्योग्राफी का सवाल हो जाएगा, वहाँ पे भी हम लोग इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली ये जो 43rd सेशन है ये आपके बाकू अजरबैजान में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट मैच्ड करेक्टली, कौन सा इसमें सही तरीके से मैच नहीं है, ओके। तो पहला दे रखा है ऑप्शन एपिको मूवमेंट, यहाँ पे दे रखा है पी हेगड़े साहब को।
यानी कहने का मतलब ये है कि ये लेफ्ट साइड आपको मूवमेंट दे रखा है, राइट साइड उससे संबंधित जो मेन लीडर थे या मुख्य जो लोग थे, प्रमुख नेता थे, उनके बारे में ये पूछ रहा है। ओके, तो एपिको मूवमेंट के सामने पी हेगड़े साहब दे रखा है, चिपको मूवमेंट के सामने एस एल बहुगुणा साहब को दे रखा है, सेव नर्मदा मूवमेंट के सामने मेधा पाटकर साहब को दे रखा है, और साइलेंट वैली मूवमेंट की बात करें तो बाबा आमटे को दे रखा है। ओके, तो एक एक करके पहले हम लोग सवाल को सॉल्व करने पर से ये समझते हैं कि एपिको मूवमेंट, चिपको, ये सब है क्या। ओके, तो पहले ऑप्शन की तरफ हम लोग पहले बढ़ते हैं, एपिको मूवमेंट। ओके, अगर एपिको की बात किया जाए, एपिको अगर इसको हम लोग कन्नड़ा लैंग्वेज में देखें जो कि कर्नाटका में बोला जाता है, तो इसका मतलब होता है हिंदी में चिपकना। ओके, एपिको का मतलब होता है चिपकना, लेकिन लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया कि कन्नड़ा की भाषा में, हिंदी की भाषा में नहीं। ओके, तो ये एपिको का मतलब होता है चिपकना। तो बेसिकली ये कन्नड़ा की लैंग्वेज में है, तो यानी कन्नड़ा बोली कहाँ जाती है, तो ये कर्नाटका में बोला जाता है। तो बेसिकली जो एपिको मूवमेंट है ये हुआ कहाँ था, ये कर्नाटका में हुआ था। ओके, कर्नाटका। और ये मोमेंट हुआ कब था, तो ये 1983 में हुआ था। मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, आप लोग अगर हो सके तो नोट करते जाइएगा। जो एपिको मूवमेंट है ये कर्नाटका में हुआ था। कब हुआ था, 1983 में हुआ था। ओके, और ये मूवमेंट आखिर हुआ क्यों था, तो बेसिकली जो उस समय वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन, वहाँ के जो फॉरेस्ट थे उनको काटा जा रहा था। तो बेसिकली एपिको मूवमेंट उसी के अगेंस्ट में हुआ था, यानी लोग पेड़ों से चिपक कर उन्हें कटने से बचाते थे। तो इसके मेन लीडर की अगर हम लोग बात करें तो इसके मेन लीडर जो थे वो पांडुरंग हेगड़े साहब थे। कौन थे, पांडुरंग हेगड़े। ओके, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे एपिको मूवमेंट के सामने जो मैच कराया है पी हेगड़े यानी पांडुरंग हेगड़े, तो ये बेसिकली आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, हम लोग सेकंड की बात करते हैं। सेकंड आपका हो गया चिपको मूवमेंट। यहाँ पे एपिको कन्नड़ा में इसको बोलते हैं चिपकना, यहाँ पे चिपको का मतलब ही होता है, ये हिंदी में अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है चिपकना। ओके, या इसे गले लगाना। तो जो चिपको मूवमेंट हुआ था स्टूडेंट, बेसिकली चिपको मूवमेंट की अगर हम लोग बात करें तो ये 1973 में हुआ था, 1973 में हुआ था। हुआ कहाँ था, तो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। ओके, यूके मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ शॉर्टकट में, चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में हुआ था, 1973 में हुआ था। ओके, इसके अगर इसमें देखा जाए कि मेन लीडर कौन थे, मेन लीडर की अगर बात किया जाए तो बेसिकली इसके कई लोग थे। गौरा देवी, आप लोग इसको लिखते जाइएगा क्योंकि ये फैक्चुअल नेचर के सवाल हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है। गौरा देवी हो गया, चंडी प्रसाद भट्ट जी, चंडी प्रसाद भट्ट। ओके, और एक नाम और यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, सुंदर लाल बहुगुणा। सुंदरलाल, गौरा देवी जो थी वो जो फीमेल बटालियन थी उसको लीड कर रही थी। बाकी चंडी प्रसाद भट्ट थे, सुंदरलाल बहुगुणा। ये तीन लोगों को आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। ये किससे संबंधित थे, तो चिपको मूवमेंट से। ये हुआ कहाँ था, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। कब हुआ था, 1973 में। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि इसके सामने यस यल बहुगुणा यानी सुंदरलाल बहुगुणा मैच कराया हुआ है, तो ये भी आपका मैचिंग करेक्ट है। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि सेव नर्मदा मूवमेंट या नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यह एक तरीके का जो है सामाजिक और इन्वायरमेंटल मूवमेंट था। ओके, यह नर्मदा उस समय जब ये मूवमेंट हुआ था तो बेसिकली नर्मदा नदी पे कुछ बांध बनाए जा रहे थे। उनमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट है सरदार सरोवर बांध। तो उससे हुआ क्या था कि जो आसपास के लोग रहने वाले थे, उस एरिया में जो लोग रह रहे थे वो काफ़ी प्रभावित हुए। और लोगों के अलावा अगर देखा जाए तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट भी था वो भी काफ़ी प्रभावित हो रहा था। तो उसी के अगेंस्ट में, यानी जो ये बांधें बनाई जा रही थी उसी के अगेंस्ट में ये मूवमेंट चलाया गया था। ये बेसिकली नर्मदा कहाँ है, तो ये यम्पी वाले एरिया में इसको ज़्यादातर चलाया गया था। ओके, और ये चलाया कब गया था, तो ये 1980s के दशक में। ओके, यानी कहने का मतलब है 1975, 76, 77, कोई एग्जैक्ट ईयर नहीं है, लेकिन ये आप समझिएगा कि 1980s के मध्य से। ओके, और अगर इसके प्रमुख या मेन लीडर की बात किया जाए तो इसमें भी कई थे। मेधा पाटकर हो गई, बाबा आमटे, ये कुछ इसके मेन लीडर थे। किसके, नर्मदा बचाओ आंदोलन के। तो यहाँ पे मैचिंग में जो कराया है मेधा पाटकर, तो ये बिल्कुल करेक्ट मैच है। ओके, अब लास्ट बचा, लास्ट को हम लोग देख लेते हैं। लास्ट क्या कह रहा है कि साइलेंट वैली मूवमेंट।
थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूँ, आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा। तो जो ये साइलेंट वैली मूवमेंट है, ये बेसिकली साइलेंट वैली है कहाँ, तो ये आपका केरल में है। ओके, तो बेसिकली साइलेंट वैली जो मूवमेंट है ये केरला में हुआ था, और ये वहाँ पे जो फॉरेस्ट थे ना उसको काफ़ी नुकसान पहुँचाया जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा था, जिस वजह से वहाँ के फॉरेस्ट को काटा जा रहा था। यही रीजन था कि ये साइलेंट वैली मूवमेंट उसी के अगेंस्ट में ये लॉन्च हुआ था। ओके, तो इसके मेन लीडर की अगर बात किया जाए तो बाबा आमटे साहब नहीं थे, बाबा आमटे थे आपके सेव नर्मदा मूवमेंट के। ओके, तो इसके कौन थे, डॉक्टर सलीम अली, सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली। इन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये पक्षियों के बारे में काफ़ी रिसर्च इन्होंने किया था। तो इस पर्टिकुलर सवाल का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन माफ कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, साइलेंट वैली मूवमेंट, क्योंकि बाबा आमटे को मैच करा रहा है। बाबा आमटे साहब जो थे वो सेव नर्मदा मूवमेंट के मेन लीडर में थे, ना कि ये साइलेंट वैली मूवमेंट में। साइलेंट वैली मूवमेंट में डॉक्टर सलीम अली साहब थे। अच्छा, एक पॉइंट आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है कहाँ, किस राज्य में है। ओके, ये पॉइंट आप लोग के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी नेशनल पार्क वाले टॉपिक में। ओके, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि इंडिया एम्स टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, यानी लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, इसी को LDN शॉर्टकट में कहा जाता है। ओके, तो इंडिया ने कब इसको एम रखा है, इंडिया का कब ये एम था कि लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को किस ईयर तक कंट्रोल में किया जा सकता है, अचीव किया जा सकता है। तो इसका फैक्चुअल नेचर का सवाल है, इसका आंसर है आपका 2030। भारत ने 2030 तक लक्ष्य बनाया था कि भारत को लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी में इस न्यूट्रलिटी को अचीव कर लिया जाएगा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि रैली फॉर वैली प्रोग्राम, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, रैली फॉर वैली प्रोग्राम इन इंडिया वाज ऑर्गेनाइज्ड टू हाईलाइट द प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी, रीसेटलमेंट, हार्म टू एग्रीकल्चरल लैंड। ओके, तो इन चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए तो जो रैली फॉर वैली प्रोग्राम है ये बेसिकली जो नर्मदा नदी है ना, नर्मदा वैली, नर्मदा घाटी जो है, वहाँ के जो विस्थापित लोग थे, यानी जो वहाँ पे डिस्प्लेस्ड लोग हो गए थे, वहाँ पे उस वैली के या उस प्रोजेक्ट की वजह से लोग हट गए थे उस जगह से, उनको वहाँ पे पुनर्वास करने के लिए बेसिकली इससे संबंधित था रैली फॉर वैली प्रोग्राम। यानी कहने का मतलब है ना तो ये इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन से संबंधित है, ना ये बायोडाइवर्सिटी से, ये रीसेटलमेंट की बात करता था। यानी ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। रैली फॉर वैली जो है ये नर्मदा घाटी के जो विस्थापित लोग थे उनके पुनर्वास से संबंधित है, यानी रीसेटलमेंट से संबंधित है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक बायोम। सबसे पहले एंथ्रोपोजेनिक का मतलब समझिए, यानी एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है कि ह्यूमन एक्ट इंटरफेयर, यानी जहाँ पे मनुष्य इंटरफेयर करे वो आप समझिए कि एंथ्रोपोजेनिक की कैटेगरी में आ जाएगा, इंटरफेयर। ओके, यानी ऐसी चीज़ या ऐसा बायोम जहाँ पे जो जिसको बनाने में मनुष्य ने अपना योगदान दिया हो उसे एंथ्रोपोजेनिक बायोम की कैटेगरी में रखा जाएगा। ओके, यानी ये आर्टिफिशियली हो, ना कि ये नेचुरल हो, ये आर्टिफिशियली की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पूछा क्या है कि एंथ्रोपोजेनिक बायोम का एग्जाम्पल कौन सा होगा। ओके, पहला कह रहा है फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर एंथ्रोपोजेनिक होगा, नहीं होगा। ग्रास लैंड की बात करें तो ग्रास लैंड आपका एंथ्रोपोजेनिक होगा, ग्रास लैंड तो नेचुरली उगता है तो ये भी नहीं होगा। रेन फॉरेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये नेचुरली होता है या मनुष्य के द्वारा, तो ये भी नेचुरली होता है, ये भी नहीं होगा। बचा क्या आपका क्रॉप लैंड, क्रॉप लैंड जो होता है ये आर्टिफिशियली या मनुष्य के द्वारा इसको बनाया जाता है, तो इस वजह से ये एंथ्रोपोजेनिक बायोम की कैटेगरी में आ जाएगा। कुछ और इसके एग्जाम्पल को आप लोग देख लीजिएगा। एंथ्रोपोजेनिक बायोम की कैटेगरी में अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो पहला तो आपके सामने ही है कि क्रॉप लैंड या क्रॉप फील्ड। ओके, क्रॉप लैंड या क्रॉप फील्ड। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जैसे पार्क हो गया, पार्क भी इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो एक्वेरियम हो गया, एक्वेरियम की अगर हम लोग बात करें तो ये भी इसी कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो गार्डन हो गया, गार्डन, ये सब क्या है, ये सब एंथ्रोपोजेनिक बायोम है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रॉप लैंड। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। ये सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज नॉट इको फ्रेंडली, इनमें से कौन सा इको फ्रेंडली नहीं है, यानी जो इन्वायरमेंट को हानि पहुंचाए वही आपका इको फ्रेंडली नहीं होगा। यूकेलिप्टस, बनाना, नीम, बबूल।
तो जनरली जो अगर देखा जाए तो इको फ्रेंडली नहीं है इन चारों ऑप्शन में, तो आपका यूकेलिप्टस हो जाएगा। क्यों? इसका रीज़न है कि यूकेलिप्टस जहाँ पे उगाया जाता है, जहाँ पे ये इसको लगाया जाता है, वहाँ पे जो वाटर लेवल है काफ़ी नीचे चला जाता है। ओके, बाकी जितने भी ऑप्शन में दे रखे हैं वो सब वाटर लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं, लेकिन यूकेलिप्टस जब उगता है तो ये काफ़ी पानी सोख लेता है। यही रीज़न है कि वाटर लेवल काफ़ी डाउन चला जाता है और ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी हानि पहुंचाता है। ओके, तो इसीलिए यूकेलिप्टस को एक नाम से जाना जाता है, इनेमी ऑफ द इन्वायरमेंट। ओके, इनेमी ऑफ द इन्वायरमेंट, इसका करेक्ट आंसर आपको हो गया यूकेलिप्टस, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ट्री यूजफुल फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ डस्ट पॉल्यूशन। बड़ा ही अजीबोगरीब सवाल है ये, लेकिन ये अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है, 2007 के प्री में पूछ रखा है, तो बड़ा ही फैक्चुअल है कि कह रहा है कि कौन सा पेड़ है जो कि डस्ट पॉल्यूशन को बचाने में हेल्पफुल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सीता अशोक, ऑप्शन नंबर ए। ओके, सीता अशोक जो ट्री है ये बेसिकली डस्ट पॉल्यूशन को प्रिवेंट करता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ मेगा डाइवर्स कंट्री। मेगा डाइवर्स कंट्री इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है जिसे रिकॉग्नाइज किया गया है, यानी वो मेगा डाइवर्स कंट्री की कैटेगरी में आता है। तो पहले सबसे पहले आंसर तक जाने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि मेगा डाइवर्स कंट्री आखिर होता क्या है। ओके, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो विश्व के जो सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी वाले देश हैं ना, उनको इस कैटेगरी में रखा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि ऐसे देश, मेगा डाइवर्स कंट्री ऐसे देश होते हैं या वे देश होते हैं जहाँ पे दुनिया की बायोडाइवर्सिटी, एग्जांपल के तौर पे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, इकोसिस्टम, बहुत ज़्यादा हिस्सा वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसके अलावा मेगा डाइवर्स कंट्री को डिक्लेयर करने का एक और रीज़न होता है कि वहाँ पे ज़्यादातर जो बायोडाइवर्सिटी है वो एंडेमिक हो, यानी वो उसी जगह पे मिले, दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाए। ओके, ज़्यादातर की मैं बात कर रहा हूँ, यानी ऐसा नहीं है कि मतलब कोई एक पर्टिकुलर स्पीसीज है इस देश में मिल रहा है दूसरे में मिल रहा है तो वहाँ का एंडेमिक नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी में जितनी स्पीसीज आपको देखने को मिलेगा वो ज़्यादातर जो होंगे एंडेमिक होंगे, यानी वो प्रजातियाँ, मोस्ट ऑफ द प्रजातियाँ वहीं पर पाई जाएंगी, उसी देश में पाई जाएंगी, पूरी दुनिया में भी उतना वो और कहीं नहीं पाए जाएंगे। ओके, तो ये थोड़ा सा एक इसका बाउंडेशन है, बेसिकली वो एंडेमिक होनी चाहिए। ओके, तो बेसिकली अगर देखा जाए आज के समय में, आज के करंट टाइम में, तो टोटल 17 देश ऐसे हैं जिसे मतलब मेगा डाइवर्स कंट्री की कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। टोटल कितने हो गए? 17 कंट्रीज जो हैं, 17 कंट्रीज आज के समय में 17 देश हैं ऐसे जो कि मेगा डाइवर्स कैटेगरी में आते हैं। ओके, और मैं इसके लिस्ट को आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में पूछा हुआ है और आने के चांसेस हमेशा बने रहेंगे। ओके, तो 17 जो मेगा डाइवर्स कंट्री हैं उनमें अगर हम लोग बात करें तो पहली आपकी हो जाएगी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो मैक्सिको आ जाएगा। मैक्सिको के बाद अगर हम लोग बात करें तो कोलंबिया हो गया, जो कि साउथ अफ्रीकन कंट्री है, कोलंबिया। फिर आए, अभी ये हाल ही में बहुत न्यूज़ में भी रहा है। इसके अलावा इक्वाडोर हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये पेरू हो गया, ये सारी साउथ अफ्रीकन कंट्री हैं। वेनेजुएला हो गया, वेनेजुएला, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहा है अभी, यहाँ पे यूएसए ने अटैक करके वहाँ के प्रेसिडेंट को उठा ले गया। ओके, और वेनेजुएला के अलावा अगर हम लोग बात करें तो ब्राज़ील हो गया, ये भी साउथ अफ्रीकन कंट्री में ही आती है। इसके बाद डीआरसी हो गया, यानी इसका नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो, इसे शॉर्टकट में डीआरसी भी बोला जा सकता है। ओके, डीआरसी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो साउथ अफ्रीका हो गया, साउथ अफ्रीका के अलावा अगर देखा जाए तो मेडागास्कर हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा एंडेमिक स्पीसीज के लिए फेमस है, मेडागास्कर। ओके, इसके अलावा भारत भी इस कैटेगरी में है, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कभी स्टेटमेंट ये आए कि भारत मेगा डाइवर्स कैटेगरी कंट्रीज़ की कैटेगरी में या लिस्ट में है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। ओके, इसके अलावा अगर देखा जाए तो मलेशिया आएगा, मलेशिया भी इस कैटेगरी में है, मलेशिया। इसके अलावा इंडोनेशिया की अगर हम लोग बात करें तो वो भी इस लिस्ट में है, इंडोनेशिया। फिलीपींस की बात करें तो ये भी है, फिलीपींस। ओके, फिलीपींस के अलावा अगर हम लोग बात करें, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, पपुआ न्यू गिनिया। ओके,
पपुआ न्यू गिनिया, इसके अलावा चाइना, और फाइनली जो लास्ट में आएगा वो आपका आएगा ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो ये अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल आपको 17 कंट्रीज हैं ये, और 17 की 17 क्या है, मेगा डाइवर्स कंट्री की कैटेगरी में है। ओके, तो सवाल क्या पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज मेगा डाइवर्स कंट्री। तो इन्हीं 17 में से जो ऑप्शन मैच कर जाएगा वही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो हम लोग देख लेते हैं, न्यूजीलैंड की बात किया हम लोगों ने, नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया की बात किया तो सबसे ज़्यादा लास्ट में हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया की ही बात किया था, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये है। ओके, नेपाल नहीं है, ऑस्ट्रेलिया एक यूरोपियन कंट्री है, ये भी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ओके, तो मेगा डाइवर्स कंट्री के बारे में आप लोग थोड़ा सा गूगल करके पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जितना मैंने आपको बता दिया आपके फैक्चुअल एग्जाम के लिए काफ़ी है। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एवरग्रीन फ्रूट प्लांट। एवरग्रीन फ्रूट प्लांट की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली इन चारों ऑप्शन में जो होगा आपका एप्पल दे रखा है, एलमंड दे रखा है, पीच दे रखा है, लोकट दे रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोकट। लोकट क्या है, एक तरीके का एवरग्रीन फ्रूट प्लांट है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कह रहा है कि वेदर मॉनिटरिंग डिवाइस सोडार इज इस्टेब्लिश्ड एट। ओके, तो सबसे पहले सोडार के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग इस ऑप्शन की तरफ आते हैं। सवाल जो पूछना चाह रहा है वो पहले सोडार समझ लेते हैं कि होता क्या है। सोडार को सबसे पहले आप फुल फॉर्म इसका समझिए कि सोडार का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। इसका फुल फॉर्म होता है सोनिक डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सोनिक डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ओके, तो अगर ये देखा जाए तो ये एक तरीके का क्या है, यहाँ पे सवाल में ही दे रखा है कि वेदर मॉनिटरिंग डिवाइस है। इट इज अ वेदर मॉनिटरिंग डिवाइस। ओके, तो बेसिकली इसमें क्या होता है स्टूडेंट, सोडार का काम क्या होता है, तो ये एक मौसम संबंधी उपकरण है, बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग करके जो एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस होता है ना, उसके द्वारा जो ध्वनि तरंगों का प्रकीर्णन होता है उसको मेजर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। या यूँ समझिए आपकी सोडार जो प्रणाली है उसका उपयोग जमीन से ऊपर जो विभिन्न ऊंचाइयों पर हवा की गति को मेजर करने के लिए किया जाता है। तो अगर इंडिया की बात किया जाए भारत में, तो भारत में ये 4 जगह पे है। सोडार को अगर देखा जाए तो इसके 4 जगह पे है भारत में। पहला हो जाएगा आपका कैगा कहाँ है, कर्नाटका में है, ये कर्नाटका में है, कर्नाटका। ये 4 जगह भारत में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कलपक्कम हो गया। कलपक्कम कहाँ पे है, तो ये आपका तमिलनाडु में, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ। तीसरे की अगर हम लोग बात करें तो आपका हो जाएगा तारापुर। तारापुर की बात करें तो ये पालघर महाराष्ट्र में है। इसके अलावा चौथे पॉइंट की बात करें, चौथी जगह की, तो आपका ट्रॉम्बे कहाँ पे है, तो ये मुंबई में है, ये भी आपके महाराष्ट्र में है। ओके, तो ये चारों जगह है। तो हम लोग अब ऑप्शन को देख लेते हैं, जो ऑप्शन मैच कर जाएगा वही आपका करेक्ट आंसर। जयपुर में है, नहीं है। कटक में है, नहीं है। चंडीगढ़ में है, नहीं है। तो कैगा में है और कलपक्कम में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल स्टूडेंट 2 लिस्ट दे रखा है और उनको मैच कराने की बात कर रहा है। तो एक तरफ दे रखा है स्किन कैंसर, नॉइज पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन होल। ओके, तो स्किन कैंसर की अगर हम लोग बात करें या नॉइज पॉल्यूशन की बात करें, तो सबसे पहले इसमें हमको सबसे आसान नॉइज पॉल्यूशन लग रहा है। नॉइज पॉल्यूशन को अगर हम लोग देखें तो इसे मेजर किया जाता है डेसिबल यूनिट में। किसमें, डेसिबल यूनिट में। तो अगर हम नॉइज पॉल्यूशन को बी को 3 से मैच करा दें तो आपका एक ही ऑप्शन जाएगा। ओके, बाकी हम लोग आगे देखते हैं। अगर स्किन कैंसर की बात करें तो हम लोगों ने इसको पढ़ रखा है ऑलरेडी कि जो सन रेज से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं वो हमारे स्किन को काफ़ी डैमेज पहुंचाती हैं, उससे स्किन कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो ओके, एक को अगर हम 2 से मैच करा दें तो आपका ऑप्शन नंबर डी भी जाएगा। अब बचा 2 ऑप्शन, यहाँ पे भी 2-2 है, यहाँ पे भी 3-3 है। ओके, अब एक कोई मैच कर गया तो आपको आंसर मिल जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग की अगर बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बेसिकली ये एक तरीके का ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है। ओके, क्योंकि ये रेफ्रिजरेटर या एसी से निकलने वाला एक केमिकल है। ओके, तो ओजोन होल इसी की वजह से होता है। तो डी को अगर हम 1 से मैच करा दें
तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब ग्लोबल वार्मिंग किससे होगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को इन्वायरमेंट में बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग आज के समय में देखा जाए तो बहुत ज्यादा फैला हुआ है। ओके, क्यों, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन से होता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि इन उत्तर प्रदेश द फर्स्ट बायोटेक पार्क वाज एस्टैब्लिश्ड। पहला बायोटेक पार्क उत्तर प्रदेश में कहां पे एस्टैब्लिश किया गया है। ओके, तो अगर देखा जाए तो जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है ना, उसने 2003 में, कब, 2003 में उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर के पहला बायोटेक पार्क की स्थापना की थी। कहां पे किया था, तो लखनऊ में। लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वहां पे पहला बायोटेक पार्क की स्थापना किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कह रहा है कि द इको मार्क स्कीम, द इको मार्क स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 1991 टू एनकरेज कंज्यूमर टू बाय प्रोडक्ट्स ऑफ लेस हार्मफुल एनवायरमेंट इम्पैक्ट। ओके, बेसिकली इसके कहने का मतलब है कि पर्यावरण पर जो कम हानिकारक प्रभाव डालने वाले उत्पाद होते हैं उनको खरीदने के लिए, उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए, यानी बेसिकली जो कंज्यूमर होते हैं उनको एनकरेज करने के लिए 1991 में एक स्कीम लाई गई थी जिसका नाम था इको मार्क स्कीम। ओके, तो सवाल ये पूछ रहा है कि इस स्कीम में, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंज्यूमर प्रोडक्ट इज नॉट नोटिफाइड अंडर दिस स्कीम। यानी ये कहना ये चाह रहा है, या पूछना ये चाह रहा है कि इस स्कीम में वो कौन सा प्रोडक्ट है जो कि नोटिफाइड नहीं किया गया है इस लिस्ट में। ओके, तो अगर साबुन की बात किया जाए, डिटर्जेंट की, ये तो बिल्कुल किया गया है। पेपर या प्लास्टिक की बात किया जाए तो ये भी किया गया, क्योंकि ये सारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट, मतलब हानि पहुंचाते हैं। कॉस्मेटिक की बात किया जाए, एरोसॉल, ये भी करेगा, लेकिन ड्रग्स और एंटीबायोटिक्स को इस लिस्ट में मेजर नहीं किया गया है। यानी जो इको मार्क स्कीम है उसकी लिस्ट में ड्रग और एंटीबायोटिक्स नहीं शामिल किए गए हैं। ओके, ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो बेसिकली इको मार्क जो होता है वो होता क्या है, तो बेसिकली इको मार्क एक तरीके का क्या है ना कि एक इको लेबलिंग है जिसमें पर्यावरण अनुकूल योजनाएं जो लिस्ट होती, मतलब सामान होते हैं उनको मतलब शामिल किया जाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा 1991 में पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की आसानी से पहचान करने के लिए गठित किया गया था। तो और ये मैंने आपको बता दिया कि इस सूची में जो ड्रग्स हैं या एंटीबायोटिक्स हैं उसको शामिल नहीं किया गया है। ओके, इको का मतलब होता है इन्वायरमेंट फ्रेंडली, तो बेसिकली ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट की बात कर रहा है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट इसकी बात कर रहा है। कौन, इको मार्क स्कीम, यानी जिससे वो प्रोडक्ट की बात करता है जिससे हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान न पहुंचे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है स्टूडेंट, एग मार्क एक्ट केम इनटू फोर्स इन इंडिया। एग मार्क एक्ट, सबसे पहले इसके फुल फॉर्म को जान लीजिए कि आखिर होता क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्किंग एक्ट। ये कब लाया गया था, तो ये लाया गया था 1937 में। यानी एक्ट कौन सा है, एग मार्क एक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्किंग एक्ट 1937 में लाया गया था। और इसका जो काम है ये कृषि और अन्य जो उत्पाद होते हैं ना उसके वर्गीकरण या उसको आप कह लीजिए कि आइडेंटिफाई करने के लिए बनाया गया अधिनियम है। इसको लागू कब किया गया था, तो 1937 में। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर अब क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1937। ओके, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछ रखा है, सिर्फ ये यूपी पीसीएस में नहीं आया है, बाकी जितने और भी एग्जाम है वनडे से रिलेटेड उसमें भी ये पूछ रखा है। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कह रहा है कि विच इंडियन साइंटिस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेप एज फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी। ओके, तो यूनेप का फुल फॉर्म क्या है पहले ये आप समझ लीजिए। तो ये ऑलरेडी मैं बता रखा हूं लेकिन बता देता हूं, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। ओके, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो ये यूनेप ने डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो कि फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन है, इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी के नाम से आप कह लीजिए रिकॉग्नाइज्ड किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन। ओके,
तो किस संस्था ने इनको फादर ऑफ इकोलॉजी इकोनॉमिक इकोलॉजी के नाम से रिकॉग्नाइज किया था? तो यूनेप यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि ग्लेशिएशन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया बेसिकली दक्षिण भारत जो है वो इस कैटेगरी में आ जाता है, और वही मतलब दक्षिण भारत को पेनिनसुलर इंडिया की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये सवाल कह रहा है कि ग्लेशिएशन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ऑकर्ड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग आइस एज। तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्लीस्टोसीन आइस एज, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है, उस दौरान इसको रखा गया था। ओके, यहाँ पे ग्लेशिएशन हुआ था प्लीस्टोसीन आइस एज में। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज लार्जेस्ट चरखा इज ट्रू। ये बेसिकली जब ये सवाल आया था 2019 में, तो उस समय ये करंट अफेयर्स में था, करंट में था। ओके, तो बेसिकली ये एक तरीके का करंट का सवाल है। तो क्या कह रहा है कि इंडियाज लार्जेस्ट चरखा के बारे में कौन सा सही है? तो इट वाज इनॉग्रेटेड इन नोएडा, तो बिल्कुल सही है। इट वाज मेड ऑफ यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट, तो ये भी बिल्कुल आपका सही है। यानी दोनों स्टेटमेंट ये सही है। ये उस समय करंट में था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर सी। बेसिकली ये जो बना गया था ना, ये महात्मा गांधी जी के 150वें जन्म बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कह रहा है स्टूडेंट के वेयर वाज मिट्टी बचाओ यानी सेव द सॉयल मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया। मिट्टी बचाओ मूवमेंट जो है वो कहाँ पे स्टार्ट किया गया था? एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। मिट्टी बचाओ आंदोलन के बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं कि इसको स्टार्ट किया गया था कहाँ पे? होशंगाबाद। होशंगाबाद यह है कहाँ? तो मध्य प्रदेश में है, एमपी मध्य प्रदेश में है। होशंगाबाद वहाँ का एक जिला है। ओके, तो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये क्यों मतलब ये मूवमेंट क्यों चला था? तो बेसिकली 1977 में एक प्रोजेक्ट वहाँ पे स्टैब्लिश किया जा रहा था जिसका नाम है तवा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। कब स्टैब्लिश किया गया था ये? तो 1977 में। इसी प्रोजेक्ट के दौरान इस मूवमेंट को चलाया गया था। तो बेसिकली ओके, क्यों? क्योंकि जब ये बन रहा था तो वहाँ की एनवायरनमेंट, वहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। तो इस वजह से इस मूवमेंट यानी इस प्रोजेक्ट के बनने के अगेंस्ट में ये मिट्टी बचाओ सेव द सॉइल मूवमेंट को चलाया गया था। कहाँ पे चलाया गया था ये इंपॉर्टेंट है। तो होशंगाबाद कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट अ ज्योग्राफिकल यूनिट दैट कलेक्ट्स स्टोर एंड रिलीज वाटर इज कॉल्ड। बेसिकली ये बड़ा फैक्चुअली एक डिफिनीशन है। तो यानी डेफिनेशन का मतलब है, परिभाषा है किस चीज़ का? ये कहना क्या चाह रहा है? तो कह रहा है कि वह भौगोलिक इकाई जो जल का संग्रहण करता है यानी कलेक्ट करता है, इसको स्टोर करता है यानी भंडारण करता है उसका, और रिलीज करता है यानी उसका निर्वहन करता है, उसे क्या कहा जाता है? वेटलैंड नहीं कहा जाता क्योंकि ये दलदली मिट्टियों को कहा जाता है, तो ये नहीं होगा। वेस्टलैंड की अगर हम लोग बात करें तो जो परती भूमि पड़ी रहती है उसकी बात करें तो ये उसको भी नहीं कहते। वाटर रिजर्व की बात करें तो नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या बचा आपका? वाटर शेड। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? जल संभर, वाटर शेड। ये हम लोग ज्योग्राफी के जब ड्रेनेज सिस्टम को समझेंगे तो उस समय इसको हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ये बेसिकली ज्योग्राफी के सवाल को यहाँ पे ले आके रख दिया है। ओके, तो सवाल क्या कह रहा है? यह ज्योग्राफिकल यूनिट दैट कलेक्ट्स स्टोर एंड रिलीज वाटर इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? तो वाटर शेड कहा जाता है। ओके, तो आई होप ये सीरीज एनवायरनमेंट की आपको पसंद आएगी। और ये आज इसका आखिरी लेक्चर था। जो भी हम लोग यूपीपीएससी पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं उसमें एनवायरनमेंट से संबंधित ये आज आखिरी लेक्चर था। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में किसी नए सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और समझने के साथ साथ सारे उसके कॉन्सेप्ट को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये सीरीज आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो बिल्कुल आप कमेंट में जाके मोटिवेट करने के लिए बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा। तो आप सभी लोग दोस्तों यहाँ तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं किसी नए लेक्चर में और किसी नए सब्जेक्ट के नए टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।